रात की रानी और लाल गुलाब, डॉ रामकुमार वर्मा। रात की रानी और लाल गुलाब डॉ रामकुमार वर्मा द्वारा लिखी गई एक मार्मिक कहानी है जो हमारे भीतर छुपे भावनात्मक उलझनों को उजागर करती है। डॉ रामकुमार वर्मा साहित्य जगत के एक प्रतिष्ठित लेखक हैं जिनकी लेखनी जीवन के सूक्ष्मतम पहलुओं को भी जीवंत बना देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सौंदर्य और कुरूपता की परिभाषा क्या है? क्या बाहरी सुंदरता वास्तव में मन की सुंदरता को प्रतिबिंबित करती है? यह कहानी ऐसे ही कुछ गहरे प्रश्नों को उठाती है। कहानी का नायक, जो एक संवेदनशील और करुणामयी व्यक्ति है, कैसे अपने भीतर की क्रूरता और कोमलता के द्वंद्व से जूझता है। क्या प्यार केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित है या इसका एक गहरा और व्यापक अर्थ भी है? पड़ोसी रोहित बाबू का जीवन, उनके त्याग और उनकी डायरी के पन्ने हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वास्तव में किसी की क्रूरता ही उसके बचाव का कवच बन सकती है। यह कहानी न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि यह मानव मन की गहराइयों और उसकी असमंजसों को भी उजागर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रात की रानी के पत्ते पीले पड़ने लगे थे और भीनी गंध से भरी उसकी मंजरी जैसे अब सपनों के देश में जाने की तैयारी कर रही थी। कैंची लेकर मैं उसकी फैली हुई भुजाओं को काटने लगा, उसे फिर से पल्लवित पुष्पित करने के लिए। सहसा मन के किसी कोने में सोई हुई कोमलता जाग उठी। यह कैसा सत्य है कि क्रूरता में से मृदुलता और विनाश में से नवजीवन का उदय होता है कि तभी पड़ोस की दीवार के पीछे से किसी ने सिर उठाकर कहा, ओह, आपको फूलों का शौक है, लेकिन भाईजान, फूलों के साथ कांटे भी रहते हैं। और इस रात की रानी को देखिए, रूप का इसमें संकेत भी नहीं है, लेकिन इसकी गंध, मैं नहीं जानता कि इससे बढ़कर मोहक मादक गंध इस विश्व में है या नहीं। सुध बुध खो जाती है। मैंने सहसा उनकी ओर देखा। मुख पर सौम्यता, आंखों में दीप्त प्रकाश, गौर वर्ण, सौंदर्य और क्या होता है। मुस्कुराकर कहा, आप ठीक कहते हैं। सुगंध के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि उसका आवरण भी सुंदर हो। आप शायद इस मकान में अभी आए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, जी हाँ, 4-5 दिन हो गए। रोज आपको काम करते देखता था, लेकिन आपकी तन्मयता भंग करने को मन नहीं चाहा। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बातें करना मुझे भी अच्छा लगता है। वह जैसे हंस आए। रात की रानी के पास रखे हुए रक्तवर्णी गुलाब को क्षण भर देखते रहे। उदाम यौवन से उन्मत्त एक पुष्प, आगत भविष्य की सुगंध से मोहित 2-3 कलियां। वह बोल उठे, यह गुलाब कितना सुंदर है, परंतु सुगंध से एकदम वंचित है। कहते कहते उनकी आंखों में एक छाया उठी, एक छाया मिटी। क्षण के 6वें भाग में यह सब हो गया। प्रफुल्लित हो बोले, आपने अभी क्या कहा था? आपको बातें करना अच्छा लगता है। तब तो भाईजान आपकी और हमारी खूब निभेगी। और हंस पड़े। अच्छा, आप अपनी वाटिका को संभालिए, मैं भी तनिक अपने संसार की सार संभाल कर आऊं। वह जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। न जाने पुष्पा कब पास आकर खड़ी हो गई थी। बोली, यह आपके पड़ोसी बड़े विचित्र जीव हैं, बड़े घर के बेटे हैं। माँ बाप के पास मान धन किसी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन 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 सब कुछ त्याग चुके हैं। त्याग चुके हैं? ओह, तभी? पुष्पा ने पूछा। तभी क्या? कुछ मनोविज्ञान का प्रयोग करने का विचार है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं। बहुत भले आदमी हैं और बच्चों से बहुत स्नेह करते हैं। सच तो ये है कि वह स्नेह ही करना जानते हैं। अभी 5 ही दिन तो हुए हैं, मोहल्ले भर के बच्चे उनको ढेरे रहते हैं और वह सुनाते रहते हैं उनको कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जो हम जैसों को भी रसिक्त कर देती हैं। मैंने कहा, तब तो खतरा है। पुष्पा बोली, हाँ खतरा है, लेकिन किसी और को। मैं हंस पड़ा। घबराइए नहीं, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। पुष्पा सहसा उदास हो आई, जैसे कृष्णवर्णी कोई शिशु मेघ चंद्रमा के ऊपर से होकर चला गया। व्याकुल मन मैंने पूछा, क्या हुआ पुष्पा? एक दीर्घनी श्वास लेकर पुष्पा बोली, बेचारे। पुष्पा, क्या बात है? पुष्पा ने कहा, इनकी पत्नी बहुत ही सौम्य, सुशीला और उदार है। मैं हतप्रभ बोल उठा,
तो क्या तुम चाहती थी कि वह? धीमे से वह बोली, सुनो तो, हृदय जितना विशाल है, रूप उतना ही कुरूप है। जैसे मल्यानिल के प्रकोष्ठ में रौरव की झंझा भर उठी। एकाएक उत्तर न दे पाया, लेकिन तभी मेरी दृष्टि उनके खुले आंगन की ओर गई तो क्या देखता हूँ कि पड़ोसी मुक्त मन से हंस रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। फिर किसी से कोई बात नहीं हुई, परंतु दिन भर उनका वह मुक्त हास्य मेरे मन को मटता रहा, विचलित करता रहा। संध्या को उत्सुकता लिए घर को लौटा तो मार्ग में एक मित्र मिल गए। बोले, प्रकाश बाबू, आप रोहित बाबू से मिले हैं? कौन रोहित बाबू? अरे, आप नहीं जानते, आपके नए पड़ोसी। सच भाई, क्षण भर में किसी को भी ऐसा बना लेते हैं जैसे युग युग से परिचित चले आ रहे हों। दूसरे मित्र बोले, बाल मनोविज्ञान के तो वह विशेषज्ञ हैं और हृदय उनका इतना विशाल है कि था ही नहीं मिलती। किसी पर कष्ट पड़ा और रोहित वहां पहुंचे नहीं। राकेश बाबू की माताजी की तबीयत कल बहुत खराब थी और उनके घर में कोई नहीं था। पूरा दिन और पूरी रात वह उनके सिरहाने बैठे रहे जैसे उनकी अपनी माँ हो। कहते कहते उन मित्र का कंठ भर आया और साथ ही भीग आई हम सबकी आंखें। फिर तो प्रतिदिन मैं यही सुनता था, रोहित बाबू ने मेरे बच्चे को ताल में डूबने से बचाया। रोहित बाबू किशोर के भाई को तुरंत अस्पताल ले गए। वह कार के नीचे आ गया था। रोहित बाबू ने दीन की लड़की की परीक्षा फीस के लिए रुपए दिए। रोहित बाबू ने यह किया, रोहित बाबू ने वह किया, रोहित बाबू बड़े कुशल डॉक्टर हैं, इत्यादि। मुझे बड़ा अचरज हुआ। मैंने पुष्पा से पूछा, क्या रोहित बाबू डॉक्टर हैं? पुष्पा बोली, हाँ, नियमानुसार कॉलेज में रहकर प्रथम श्रेणी में डॉक्टर की डिग्री ली है, लेकिन बने हैं एजेंट। मैं कुछ कहूं इससे पहले ही रोहित बाबू ने रात की रानी के पास से झांकते हुए कहा, मिस्टर प्रकाश, सुनिए तो। मैंने देखा कि एक सुंदर डलिया में बढ़िया बढ़िया अमरूद लिए वह खड़े हैं। बोले, मिस्टर प्रकाश, कल ही इलाहाबाद से आए हैं और आप जानते हैं कि इलाहाबाद के अमरूद। मैंने कहा, आज क्यों कष्ट कर रहे हैं? वह हंस पड़े। कष्ट? अरे भाईजान, पिताजी ने भेजे, रेल यहाँ तक ले आई और अब पत्नी की आज्ञा हुई कि आपको दे आऊं। हाँ, वहां से उठाकर यहाँ आपको देने तक का कष्ट अवश्य हुआ है, सो विश्वास कीजिए कि किसी दिन ब्याज सहित चुका लूंगा। फिर जोर से हंस पड़े। भाईजान, जनतंत्र का युग है, लेकिन हमारा अभी स्वभाव सामंती ही है। अब देखिए, इलाहाबाद का अमरुद ही मुझे बहुत पसंद हो ये बात नहीं, संतरा नागपुर से मंगाता हूँ और जब तक बम्बई से लंगड़ा आम न आए तब तक मन ही नहीं भरता। और आम तो मैंने मैसूर में खाए, ओफ ओह, बादाम पाक का रस अब तक मुंह में घुला हुआ है। सेब मुझे कश्मीर और कुल्लू दोनों के पसंद हैं। भाईजान, एजेंट इसीलिए बना है। कन्याकुमारी से लेकर ठेठ हिमालय में गोमुख तक घूम आया हूँ और उसके मार्ग का क्या वर्णन करूं, स्वर्ग का कहीं वर्णन हो सकता है। फिर भी वह बहुत देर तक प्रकृति के रूप सौंदर्य का वर्णन करते रहे और मैं मुक्त होकर उनकी ओर देखता रहा, सुनता रहा, सोचता रहा, यह असाधारण व्यक्ति क्या सचमुच ही असाधारण है? अचानक एक दिन पुष्पा मुझे उनकी गृहस्थी की कहानी सुना बैठी। मैं जब सोने का उपक्रम कर रहा था तो पुष्पा धीर गंभीर स्वर में बोली, रोहित बाबू ने ऐश्वर्य को लात मारकर हेम को संभाला है। क्या यह बात आश्चर्यजनक नहीं है? फिर वह क्षण भर के लिए रुक गई, मानो मुझसे कुछ सुनना चाहती हो, लेकिन मैं तो स्वयं सुनना ही चाहता था, सो उसकी ओर देखता बैठा रहा। वह बोली, रोहित एक बहुत बड़े परिवार का लड़का है और जैसा होता है उस बहुत बड़े परिवार की छाया में एक छोटा सा परिवार भी पलता था। उस परिवार की विवाह योग्य बड़ी कन्या कुरूपता की साक्षात प्रतिमा थी। इसी कारण वह परिवार उस कन्या को लेकर बहुत चिंतित हो उठा और आप जानते ही हैं कि एक की चिंता दूसरे के मखौल का कारण बन जाती है। ऐसे सलाहकारों की कोई कमी नहीं थी जो बार बार दीर्घ निश्वास खींचकर कुटिल निश्चय के साथ सहानुभूति प्रकट किया करते थे और कहते रहते थे कि इसका विवाह होना बड़ा कठिन है, लेकिन हिंदू कन्या का विवाह तो होता ही है। आप चिंता न कीजिए, मेरे एक मित्र हैं। बस
उनमें एक ही दोष है। यदि आप उसे दोष माने तो उनकी आयु 50 के आसपास है और उनके 4-5 बच्चे भी हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आजकल एक दूसरे सज्जन कहते, मेरे एक मित्र हैं कृष्णवर्ण, देखने में बहुत अच्छे नहीं लगते, लेकिन बहुत ही सुशील और सहृदय हैं। और आप जानते हैं कि पुरुष का रूप किसी ने देखा है, बस किसी रोग में उनकी एक आंख जाती रही। इसी प्रकार बहुत से शुभचिंतक बहुत सी बातें करते, लड़की सुनती और व्यथा से तड़प उठती। समय पाकर वही व्यथा घृणा में परिणत हो गई। अपने से घृणा, लेकिन उसका दुर्भाग्य, यह अधिकार भी उसे नहीं था। उसके माता पिता कन्यादान के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, इसीलिए उन्होंने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अपनी मुक्ति के लिए चुना। अग्नि प्रदक्षिणा तक सब कुछ ठीक होता रहा, लेकिन जैसे ही कन्या की पुकार हुई, वर पक्ष वालों ने कहा, हम कन्या का मुख देखेंगे। अनभ्र वज्रपात। कन्या आधे मार्ग से ही अंदर लौट गई। समझौते की अनथक कोशिशों के बावजूद वह विवाह न हो सका। अग्नि व्यर्थ ही धधकती रही। तभी सहसा कन्या पक्ष की ओर से एक युवक बोल उठा, वर महोदय, आपने अपना मुख भी दर्पण में देखा है। यह अग्नि में घी की आहुति देना था। वर पक्ष वाले विवृत हो उठे। कन्या पक्ष वाले शायद इसके लिए तैयार न थे, लेकिन वे कुछ कर सकें इससे पूर्व ही वर की ओर मुड़कर उस युवक ने कहा, मैं कहता है आप जितनी जल्दी यहां से जा सकें चले जाइए। वर जैसे विस्मित विमूढ़ सहम गया हो। युवक का आक्रोश भरा स्वर और भी उत्तेजित हो उठा, आप जा नहीं रहे हैं क्या? क्या एक एक का कान पकड़कर बाहर निकालना होगा? उस समय कन्या की क्या स्थिति थी, न जाने किस आशा के आधार पर अभी नाड़ी धड़क रही थी। सहसा उस युवक ने कहा, पंडित जी, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र पढ़िए, वर मैं हूं। आगे पुष्पा को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं रही। मैं सहसा चिल्ला उठा, तो रोहित ने इस प्रकार हेम को पाया है। आवेश और आदर्श के चक्रव्यूह में फंसकर माँ बाप का प्रेम, जीवन का ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा और प्रभाव, सबका उसने तिरस्कार किया है, केवल अपने उस क्षणिक उद्वेग की रक्षा के लिए। पुष्पा जैसे कुछ समझी नहीं, द्रवित कोमल स्वर में बोली, हेम बार बार इस कहानी को कहती है और रो पड़ती है सखी। जी में आता है कि सदा उन्हें पलकों पर बिठाए रखूं, लेकिन मैंने अब उसकी बातों में रुचि नहीं ली। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगा और मैंने निश्चय किया कि कल रोहित से बातें करूंगा। लेकिन वह कल नहीं आई। रोहित उसी रात को बाहर चले गए थे। फिर कई दिन बीत गए, वह नहीं लौटे। न जाने क्यों मैं चिंतित हो उठा, पर हेम तो एकदम आश्वस्त थी। वह तो जाते ही रहते हैं, लौट आएंगे। मैंने पाया कि आसपास के बालक अब भी सदा की तरह उनके घर में आते हैं और उनको न पाकर लौट जाते हैं। एक दिन देखा, उन्हीं बालकों में से एक के हाथ में एक कापी है। अनायास ही मैंने उस कापी को खोलकर देखा। ठगा सा रह गया। वह रोहित की डायरी थी। मैंने उसे पढ़ना चाहा, लेकिन तभी सहसा जैसे वह स्वयं बोल उठा हो, भाईजान, जीते जी किसी की डायरी पढ़ना पाप है। और मैंने उस डायरी को छिपा कर रख दिया। लेकिन मेरी अवस्था उस चोर जैसी थी जो चोरी का माल अपने घर में रखे रहता है। परिणाम स्वरूप प्रतिक्षण मेरे अंतर का द्वंद्व बढ़ने लगा और एक क्षण आया जब वह मेरे लिए असत्य हो उठा। तब मन के सब बंधन छिन्न भिन्न करके मैंने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। 7 जनवरी 1935। आज फिर उद्विग्न हो उठा हूँ। रुदन जैसे मेरे अंतर को दाह से भर रहा है, जैसे अपने से ही घृणा करने लगा हूँ। जानता हूँ साल भर पहले जो कुछ घटित हुआ उसका दायित्व मुझ पर ही है, लेकिन न जाने क्यों रह रहकर मेरे मन में उठ आता है कि मेरी शैया पर निद्वत होकर सोई हुई इस कुरूपा का गला घोंट दूं। सच कहता हूँ, कई बार कांपते हुए हाथों को उसके कंठ तक ले भी गया है, लेकिन जैसे उसकी कुरूपता ही उसका कवच बन गई हो। छे, इस कुरूपा की हत्या करके अपने हाथों को कलंकित करूं? इस कुरूपा के लिए मैंने ऐश्वर्य और संपदा का बलिदान किया। क्या इस कुरूपा के लिए मैं अपने जीवन का भी बलिदान करूं? 6 8 जनवरी 1935। कल न जाने किस अज्ञात ने मेरा हाथ थाम लिया। पाप होते होते रह गया। पाप क्या है? कुरूपता इस संसार में क्यों है? प्रेम और सौंदर्य की तुलना में इनका मूल्य क्या है? जो कुरूप हैं
वे आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? उन्हें क्या अधिकार है कि वे सौंदर्य और रूप के संसार में अशांति की आग प्रज्वलित करें? 9 जनवरी 1935। मैंने निश्चय कर लिया है कि हेम को त्याग दूंगा। अपने आप को अब और धोखा नहीं दे सकता। मानता हूं कि वह मुझसे प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है, लेकिन उपकारकर्ता के प्रति प्रेम क्या सच्चा प्रेम होता है? मैंने उस पर दया की है और दया करना पाप है। नहीं, अब मैं और दया नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। 10 जनवरी 1935। मैं आज नहीं, कल जाऊंगा। एक आवेश का यह परिणाम है। आवेश में आकर फिर कुछ करूंगा तो न जाने क्या होगा। 13 जनवरी 1935। 5 दिन हो गए इस धर्मशाला में, लेकिन अब और नहीं। कल आगे बढ़ चलूंगा, बढ़ता चला जाऊंगा, कभी न रुकने के लिए। हेम विश्वास किए बैठी होगी कि मैं 2-3 दिनों में लौट आऊंगा, लेकिन नहीं, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं इस बार नहीं लौटूंगा। हेम कैसी भोली है, कहती है, तुम मेरा त्याग नहीं कर सकते, तुम परमात्मा हो। हूँ परमात्मा, शब्दों का यह कैसा माया जाल है, किस आलजाल में मनुष्य अपने को फंसाए रहता है। नहीं नहीं, मैं अब अपने को और पराजित नहीं होने दूंगा, मैं जाऊंगा। वह सिर पटक पटक कर मर जाएगी, उसे मर ही जाना चाहिए। 14 जनवरी 1935। न जाने क्यों मन ग्लानि से भरा जा रहा है, न जाने क्यों मैं अपने में सिकुड़ता जा रहा हूँ, विवश होता जा रहा हूँ। क्या मैं हेम को क्षमा नहीं कर सकता? क्या मैं फिर उसके पास नहीं लौट सकता? लेकिन क्षमा का प्रश्न ही नहीं उठता है। उसने कोई अपराध कहाँ किया है? अपराध मेरा है। हाँ, अपराध मैंने किया है, अपराधी मैं हूँ। 15 जनवरी 1935। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं घर जाऊंगा। माँ मुझे देखकर कितनी खुश होगी, अपने आंचल में छिपा लेगी। ओह, उस क्रूपा के लिए मैंने अपनी स्नेहमयी माँ का त्याग किया। नारी निश्चय ही जादूगरनी है। पुरुष को जाल में फंसाने के न जाने कितने तरीके वह जानती है। नहीं, नहीं, यह गलत है। इसमें उसका कोई अपराध नहीं है। अग्नि को साक्षी करके मैंने ही उसका हाथ पकड़ा है, घोषणा करके मैंने उसको स्वीकार किया है। मैं दूसरे के रूप को देखता हूँ, अपनी क्रूरता को नहीं देखता। मेरे अंतर में रह रहकर यह कैसी क्रूरता उभर उठती है। 16 जनवरी 1935। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं आज हेम के पास लौट जाऊंगा। 5 महीने बाद 6 जून 1935। आज मैंने उसे और भी पास से देखा। सचमुच वह कितनी सुंदर है। यह सौंदर्य अब तक कहाँ छिपा रहा। 7 जून 1935। आज मैंने उसे और भी पास से देखा। वह कितनी असुंदर है। मन सहसा ग्लानि से उमड़ जाता है, जैसे अंतर का सब कुछ बाहर आना चाहता है। छी, छी, मैं इतने दिनों तक उसके साथ कैसे रह सका, इस नाबदान में कैसे अमृत की कल्पना करता रहा। 8 जून 1935। अभी क्लब से लौटा हूं, जैसे एक नया संसार आंखों में समा गया है। मैंने उस युवती को अब तक क्यों नहीं देखा। यौवन और सौंदर्य दोनों मेरे पास हैं, संपदा भी है। एक युवती को और क्या चाहिए। वह स्वयं भी कितनी सुंदर है। श्रृंगार के पुष्प जैसा उसका रूप, जैसे मदिरा का छलकता प्याला हो। उसके कुंतल केश जैसे स्नेह की रश्मियां हों। आज वह कैसे मेरे पास आई, कैसे मुग्ध मन से उसने मुझसे पूछा, आप इतने उन्मुक्त कैसे हैं, मुझे आश्चर्य होता है। मैंने उसे उत्तर दिया, मानव को पाने के लिए उन्मुक्त होना ही पड़ता है। वह अनायास बोल उठी, मैं भी यही मानती हूँ, मैं भी उन्मुक्त होना चाहती हूँ। मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम तो स्वयं उन्मुक्तता की मूर्ति हो, तुम्हारा कहीं कुछ भी आवरण के भीतर नहीं है। उसने प्यार से मेरा हाथ दबा दिया। ऐसे लगा जैसे मैं उसको अपने में समेट लूं। नहीं नहीं, मैं उसको नहीं जाने दूंगा। हेम चाहे रहे चाहे जाए, उसको मैं धन दूंगा, लेकिन अपने को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। 9 जून 1935। हेम आज कुछ और सी लग रही थी। उसकी आंखों में उदासी थी। बोली, आप कहीं चले जाइए। मैं हंस पड़ा। क्यों? वह बोली, यूं ही, आपको जाना चाहिए। मैं जानती हूं कि आपका जाने में ही कल्याण है।
10 जून 1935। रात के समय मेरे चरण दबाते हुए उसने कहा, आपके मुख पर यह कैसे चिंता के भाव मंडराते रहते हैं। आपका उल्लास जैसे छिन्न भिन्न हो गया है। आज की अंधियारी रात हम दोनों को स्वयं में छिपाना चाहती है। मेरा अंतस जैसे तूफान की गति से धधक उठा। मैंने कांपते स्वर में कहा, हेम, तुम मुझे छुट्टी दे सकती हो? कहकर मैं हतभाग्य उसकी ओर ऐसे देखने लगा जैसे मैंने कोई पाप किया हो, लेकिन वह मुस्कराई। क्यों नहीं? आपके लिए कुछ भी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, केवल कहना भर होगा। जैसे झटका लगा, मैं उठा और मैंने उसके चरण पकड़ लिए। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। न जाने यह कब और कैसे हुआ, कब मैं गिरा और कब उसने मुझे अपनी गोद में लिटा लिया। केवल कोमल कंपित स्वर में इतना ही बोली, पाप की छाया भी तुम्हें छू नहीं सकती। पाप और पुण्य के संसार से तुम बहुत परे हो। ओह, वह कितनी सुंदर है। डायरी यहीं आकर समाप्त हो गई और उद्वेलित उत्तेजित मेरी विचारधारा समुद्र की उत्ताल तरंगों की तरह मुझे मथने लगी। ज्वार अपने पूरे यौवन पर उमड़ उठा। मैंने मन ही मन कहा, तो यह है रोहित बाबू, एक दुर्बल इंसान, कायर। तभी सहसा पुष्पा जाग पड़ी। बोली, क्या है प्रकाश, अभी सोए नहीं? मैंने उत्तर दिया, अभी अभी एक स्वप्न देखा है। अच्छा, सो जाओ। पुष्पा उनींदी थी। जानने का आग्रह उसने नहीं किया। यंत्रवत मुझे अपनी बाहों में लपेटते हुए वह न जाने कहाँ खो गई। मैं भी दूर, बहुत दूर भटक गया। और जब मैंने अपने आप को फिर जगते पाया तो देखता हूँ, पड़ोस के घर से वह अंतहीन हास्य चारों ओर बिखरता आ रहा है और रात की रानी के पीछे से रोहित बाबू सदा की तरह उन्मुक्त कह रहे हैं, प्रणाम भाईजान, कैसे हैं? जीवन में पहली बार जैसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कहा, अरे, आप कहाँ चले गए थे रोहित बाबू? उत्तर दिया, कहाँ चला गया था भाईजान, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे भाग गया हो। जाना तो मेरा काम है, मेरी जीविका है। फिर एकाएक धीरे से बोले, हाँ, इस बार कुछ अधिक समय लग गया। अच्छा नहीं हुआ। अब काफी दिन बाहर जाने की इच्छा नहीं है। और आपकी रात की रानी आजकल खूब फूल रही है। रात में इसकी गंध से हम महक उठे। फिर मैंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन तब से उनकी डायरी चुराने के प्रयत्न में हूं। देखो, कब सफलता मिलती है।